नमस्ते। नमस्ते एडक्सर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं ग्रामीण प्रतिभाओं को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे रूबरू करवाऊं और प्रयास करूं कि यदि ये प्रतिभाएं यहाँ तक पहुँच सकती है तो हम भी पहुँच सकते हैं, आप भी पहुँच सकते हैं। और इसी प्रयास में मैं आज एक ऐसी प्रतिभा से आपको रूबरू करवा रहा हूँ जिनके बारे में सुन करके निश्चित ही पिछले 4 दिनों से पूरा ग्रामीण इलाका जो है वो गौरवान्वित है और हर आदमी के बीच में एक प्रेरणा का और मोटिवेशन का काम पिछले 4 दिनों से इस महनीय शख्सियत ने किया है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा जिजोट स्कूल को, स्कूल के मैनेजमेंट को और विशेष रूप से चित्र जी गुरु जी को कि जिनके प्रयासों से मैं इन प्रतिभाओं को आपसे मिला रहा हूँ। और लीजिए, मैं अपनी बात कम करूँ और प्रतिभा आपसे ज़्यादा बात करे। इस कड़ी में यह नमस्ते एडक्सर का आज तक के सफरनामे में दूसरा प्रयास रहा है या दूसरा वीडियो बन रहा है जिसमें 412वीं रैंक क्रैक करके एक आईएएस पोस्ट प्राप्त करके डीएम पोस्ट को सुशोभित करने वाले हमारे बीच में जितेंद्र जी कुमार सर है। सर, मैं चाहूँगा आप सबसे पहले अभिवादन स्वीकार करें। नमस्ते सर, आपका खूब खूब आभार जो आपने हमें ये मौका दिया है। थैंक यू सर। और वास्तव में ये पल बड़े गौरवान्वित करने वाले हैं कि एक गांव का लड़का जो गांव में यही खेलते खेलते जाता है और जब वापस आता है तो आईएएस बन के आता है। और एक वो जब हम कभी पढ़ते हैं कि कौन सा कलेक्टर है क्या, तो वो कलेक्टर पोस्ट को सुशोभित करने वाले हमारे बीच में घाटवा जिनका मूल निवास है और हाल निवास जो दाता रामगढ़ से बिलोंग करते हैं, हमारे चित्र जी गुरु जी का लाडला आज इस पद को सुशोभित करने जा रहा है और पूरे इस ग्राउंड को प्रेरणा देने जा रहा है कि यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा अपना स्कूल का सफरनामा और आज तक का शैक्षिक जीवन का सफरनामा जो है वो अपने बीच में प्रस्तुत करें। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो घाटवा से लोकल स्कूल से हुई है। 10वीं तक की पढ़ाई जो मैंने की है वो सरस्वती स्कूल में की है। उसके बाद में मैंने 2 साल 11वीं 12वीं सीकर से पढ़ाई की है। 2013 से 17 तक मैंने जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया है मैकेनिकल से। और उसके बाद में मैंने 2 साल जॉब और खुद की कंपनी में काम किया है। 2020 मार्च से मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी जो अभी 22 अप्रैल 2025 को फलीभूत हुई है और मुझे प्रॉपर आईएएस मिलेगा इस बार। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया। सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा अपने दोस्तों से जिनसे मैंने सालों से बात नहीं की, और घर वालों से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। तो यही मेरी छोटी सी जर्नी रही है। थैंक यू सर। ये छोटी सी अपना जो शैक्षिक जीवन रहा है, मैं जब तहकीकात कर रहा था, जब आज का पूरा कार्यक्रम देख रहा था तो मैंने कुछ बातें नोट की। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने मेरे जीवन में ये मोटिवेशनल किताबें खूब पढ़ी है, फेलर्स के बारे में भी खूब सुना है। अब्राहम लिंकन के बारे में कहते हैं कि वो इतनी बार असफल हुआ और उसके बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक ऐसा का ऐसा सफरनामा आपका रहा है। सर अपने फेलर्स के बारे में बताएं। सर फेलियर्स की बात करें तो 10वीं में मुझे 88% मिले। घर वाले बहुत खुश थे और मैथ्स में मेरे 98 मार्क्स थे, तो घर वाले और ज़्यादा खुश थे कि यार हमारे लड़के के 98 मार्क्स हैं। इन्होंने मेरे को मैथ्स दिलवाया। 2 साल तैयारी की, मैथ्स का पूरा फितूर उतर गया। 20 नंबर आए 80 में से। 12th में केवल पास हुआ, 2 नंबर और कम होते तो फेल हो जाता। उसके बाद कॉलेज गए, कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कॉलेज की ऑनर्स की डिग्री मिली, बट एक सब्जेक्ट में उसमें भी 1 नंबर का ग्रेस लग गया। उसके बाद में जॉब की, 3 महीने में जॉब करने के बाद में मज़ा नहीं आया तो वो छोड़ दी। कंपनी थी तो दोस्त के साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट की, उसमें भी फिर मज़ा नहीं आया। उसके बाद में कभी पटवारी, वीडियो, CGL, CHSL उनके सबके एग्ज़ाम दिए। ALP में फाइनल सिलेक्शन होते होते रह गया कलर विजन होने की वजह से। RAS में 635 रैंक मिलने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ, पर अभी हाल ही में सारे पाप धुल गए जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया है। मैं सर जब बात कर रहा था अपने फेलर्स के बारे में आपने बताया, फिर मैं सर थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा। वैसे तो हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपना होता है कि अपन अच्छे से टीचर बन जाएं या पटवारी बन जाएं, वीडियो बन जाएं, या फिर ऐसी कोई समकक्ष इक्वल कोई पोस्ट ले लें ताकि आप अपने आगे का सफ़र अच्छे से सुगमता से तय हो जाए। आपने आईएएस तक का सोचना, तो सबसे पहले तो सोचना ही, जैसे आपने कहा कि सोचना ही गांव में तो पाप समझा जाता है, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप आईएएस
कि एग्ज़ाम को दें और एग्ज़ाम को क्रैक करें, वो प्रेरणा बताएं सर। सर मार्च 2020 तक यदि मैं बताऊं तो ऐसा कोई ख्याल मन में नहीं था। हालांकि पिताजी ने एक दो बार कहा था कि यार पोटेंशियल है तेरे में, तू कर ले तैयारी। और मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं करूँगा। जैसे ही कोविड हुआ, लॉकडाउन लगा, पढ़ने की ललक हुई जी, तो फिर यूट्यूब पे वीडियो देखे। एक वीडियो मिल भी गया, देखा, पता चला कि हाँ इतना ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं है। जिनका मैंने वीडियो देखा, अक्षत जैन, वो अभी आईएएस है प्रॉपर, 2018 में टॉपर रहे थे, सेकंड रैंक थी उनकी। उन्होंने कहा था कि हमारे मन में कुछ पूर्व धारणाएं होती है आईएएस एग्ज़ाम को लेके, और वो पूर्व धारणाएं वो हमें ही तोड़नी है। तो उन्हीं की जो स्ट्रेटेजी थी और उनको फॉलो किया, और ये है जो आज ये मुकाम हासिल किया। ये बात सत्य है कि गांव में कोई तैयारी स्टार्ट करता है तो गांव वाले ही डिमोटिवेट कर देते हैं कि अरे ये देखो आईएएस बनेगा। और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माता पिता को कि 5 साल तक उन्होंने ये बात दबा के रखी कि किसी को कानो कान खबर नहीं कि हाँ वो तैयारी कर रहा है। तो खूब खूब आभार है उनका भी। एक सर बहुत अच्छी बात लगी, जब मैं जितेंद्र जी के वो जीवन परिचय के बारे में पूछ रहा था, सुन रहा था, पूरा कार्यक्रम देख रहा था, तो उस समय आपने एक शब्द का चयन किया था और वो शब्द था शील्ड। समझना कि एक आदमी कैसे इतनी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेता है और उसके बाद में डाउन टू अर्थ बना रहता है। डाउन टू अर्थ का मतलब समझे, मैं इसको कहूँ कि यदि मेरे जैसा कोई यूँ कहे ना कूप मंडूक होता, कोए का मेंढका होता ना, या जिसको अपन मारवाड़ी में कहीं चौताड़ा की छाछ यदि होती, तो अपन ये कहते कि मैं जुनूनी था, मैं जोशीला था, मैं ऑब्सेस्ड वाला था, लेकिन आपने कहा मैं सिल्डी हूँ। तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा सर, अपने यहाँ तक का जो आपने सफ़रनामा तय किया, जैसे कि मुझे पता चला कि आपने कंपनी स्टार्टअप लिया था, उसमें वो नहीं बना पाए, आपने जॉब को क्विट कर दिया था, आपका जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इतने फेलर्स के बाद में भी आपका यू मोमेंटम में बना रहना, निश्चित ही ये उस शील्ड का परिणाम है। तो थोड़ा सा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताएं सर। सर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो ये है कि ये बात सत्य है कि मुझे सन की आदमी थोड़ी थोड़ी शील्ड आती है। तो फिर ये है कि अब करना है। सबसे ज़्यादा यदि ज़रूरी चीज़ है तो वही है कि डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कितनी है। मेरी डिसीजन पावर मेकिंग बहुत अच्छी है। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ हाँ या ना, मेरा इतना ही रहता है। एक बार मैंने ले लिया डिसीजन तो उस पर बने रहना है, गलत हूँ तो भी, सही हूँ तो भी। तो मेरा ये है, हालांकि मैं खुद में बहुत ज़्यादा सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार डिसीजन गलत भी ले लिए जाते हैं, तो अब मैं उसमें सुधार कर रहा हूँ। पर ठीक है, कुछ डिसीजन है वो गलत लेके भी अच्छे हो जाते हैं लास्ट में। तो परिणामों को न देखते हुए केवल कर्म फल पे, जो कर्म है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, परिणाम अपने आप मिलते जाएंगे। थैंक यू। और थोड़ा सा आगे जाना चाहूँगा। मुझे जहाँ तक पता है आपका बचपन गांव की गलियों में यूँ ही खेलते कूदते बीता है, और बेसिक जो एजुकेशन है वो भी आपकी गांव की पृष्ठभूमि से रही है। तो एक गांव वाला बच्चा कैसे आईएएस तक की सोच रखता है? वैसे तो गांव का होने के नाते 80% तो वहीं क्विट कर जाते हैं कि भाई इतनी ऊंची छलांग अपन नहीं लगा पाएंगे। तो गांव वाला होकर के किस प्रकार से आईएएस क्रैक किया जाता है, ये जो है वो थोड़ा सा सफल होता है। सर आईएएस क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक एग्ज़ाम है। और सही मायने में यदि देखा जाए तो जो हमारे पटवारी या फिर हम एलडीसी के एग्ज़ाम देते हैं उनसे ज़्यादा इजी एग्ज़ाम है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो तैयारी करेंगे वो बहुत ही जो एक कहते हैं कि अपना मेंटली जो खुद को स्टेबल रख के तैयारी करने वाले होते हैं, उन्हें पता है साल भी लग सकती है, 4 साल भी लग सकती है, 5 साल भी लग सकती है। और इतना आप में है कि डेडिकेशन और परसिवियरेंस होना चाहिए कि आपको यदि एक बार फेलियर देखने को मिले, 2 बार देखने को मिले, 3 बार देखने को मिले, तो आप उससे ये नहीं हो कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, बीच में क्विट नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं, किसी का 5वें अटेम्प्ट में हुआ है, किसी का 7वें अटेम्प्ट में हुआ है, उन सब का भी हुआ है। तो वो एक जो हिम्मत है वो वहीं से मिलती है। अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, संगत अपनी अच्छी रखिए, भले ही 2 दोस्तों पर ऐसे हो कि आपका हौसला बढ़ाए। और सोशल मीडिया है तो उससे थोड़ा आप बच के रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का सदुपयोग हो रहा है पर दुरुपयोग है वो इस ज़माने में ज़्यादा हो रहा है। इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है, तो इनसे थोड़ा बचिए और समय का सदुपयोग कीजिए। समय का सदुपयोग करें और सोशल मीडिया से बचे। यदि यही बात मैं कहता कि मोबाइल से दूर रहो तो सामने से प्रत्युत्तर रहता, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं इससे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से दूर कैसे रहा जाए। ये वो जो वे है, जो तरीका है कि कैसे अपन सोशल मीडिया से दूर रहें, उसका थोड़ा सा कोई वो रोड वे बताएं, ताकि ये बात सही है कि डिस्ट्रैक्शन इससे ही ज़्यादा आता है। आपने जैसा अभी बताया था कि ये मेरा मोबाइल है और ये मेरी मोबाइल की दुनिया,
ना मैं किसी से व्हाट्सएप से जुड़ा हूँ, मेरे 3 दोस्त ये हैं, 2 दोस्त वो है। तो अपने 25, 27, 28 साल के करियर में केवल 5 दोस्तों का चयन कर लेना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। लेकिन ये तब करना होता है जब अपना कोई ना कोई मोटो होता है। तो सोशल मीडिया से दूर कैसे रहा जा सकता है? मुझे लगता है कि कथनित होती हमारी है, करनी उत्तम आपकी है। तो वो थोड़ा सा बताएं कि कैसे सोशल मीडिया से दूर आ जाए। सर सोशल मीडिया है तो 2017-18 तक जब मैं कॉलेज में था मैंने सोशल मीडिया यूज़ लिया है। मैंने फेसबुक चलाई है, इंस्टाग्राम चलाया है। फिर जब तैयारी स्टार्ट की थी तो ये समझ में आ गया था कि नहीं, अब हमें जो हमारा टारगेट है वो आईएएस है। तो इसके लिए क्या है कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सारे अकाउंट डिलीट कर दिए। इसके अलावा यदि किसी का फ़ोन भी आता था कि यार तू व्हाट्सएप नहीं चला रहा, मैंने मैसेज किया है, तो मैंने कहता था कि यार मैंने तो क्या कीपैड वाला फ़ोन ले लिया है, बात करनी हो तो तेरे से 10 मिनट बात कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मेरे पास सोशल मीडिया पे हूँ नहीं मैं। तो यही है कि सर खुद को समझाना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है। मन को समझा लोगे तो सब हो जाएगा। तो सोशल मीडिया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसे अगली जो स्टेप है वो ये है कि मुझे जहाँ तक पता है, मैंने जो इंटरव्यू वगैरह ये देखे हैं, तो उसमें ये है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम, तो एक छत्र राज होता है इंग्लिश मीडियम का। ये इतने अच्छी पोस्ट वाले जो एग्जाम्स होती है उनमें, फिर ऐसा कौन सा कारण है कि आपने हिंदी मीडियम का चयन किया? तो कहीं ना कहीं इन्फीरियर महसूस करने लग जाता है बच्चा। और कैसे तो आपने हिंदी मीडियम का चयन किया, और कैसे हिंदी मीडियम का चयन करने के बाद में इतना अच्छा स्कोर किया, ये थोड़ा सा बताएं। सर हिंदी मीडियम चूज करने का ये रीज़न था कि मेरी जो एकेडमिक्स है वो हिंदी माध्यम से ही हुई है। तो लिखना है वो मेरे को सहज लगता है, क्योंकि लिखने का ही पूरा काम है। मेंस में हमें 9 पेपर लिखने हैं, सारे लिखने हैं। 3000 वर्ड आप एक पेपर में मान के चलिए कम से कम। तो लिखने में यदि मैं इंग्लिश में सोचूं, उसको बाद में हिंदी में सोचूं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, बाद में लिखूं, तो मेरे को लगता था कि जो मौलिकता है वो ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं हिंदी में ही पढूं, हिंदी में ही सोचूं और हिंदी में ही लिखूं। तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मेरे को केवल लिखना रहेगा। तो माध्यम है वो कोई हर्डल नहीं है। हर्डल है वो है सही गाइडेंस का ना होना। प्रॉपर गाइडेंस में रहिए, किसी मेंटर को अच्छे से चूज कीजिए और उसकी सानिध्य में आप तैयारी करते रहिए। अच्छे से आप पेपर लिखिए, आप बार बार है चीज़ों को पढ़िए। सब कुछ आसान है यदि आपकी करने की इच्छा शक्ति है तो। थैंक यू। ये आपके करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मैं अंतिम अपना क्वेश्चन पूछ करके मैं गुरुजी चित्र जी से जुड़ना चाहूँगा, वो ये कि सर जब आपको देखा जा रहा है तो हर एक गांव के बाशिंदे को, हर एक गांव के छोटे बच्चों को प्रेरणा मिल रही है कि यदि जितेंद्र जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बड़ा सोचें, और कैसे बड़ा सोचने के बाद में कैसे वो रास्ता तय करें? एक ऐसी बातें हैं जो डाउन टू अर्थ है और जो जमीन से जुड़ी हुई है, और इस प्रकार से अपन चल करके आगे जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन गाइडलाइन के अभाव में और अच्छे मार्गदर्शन के अभाव में गांव की प्रतिभाएं कुंठित रह जाती है, वंचित हो जाती है। और उसके बाद में उनके जीवन में यदि कुछ बचता है तो वो ये कि काश मैं भी ऐसा कर लेता, तो काश मैं भी ऐसा कर लेता। इस चीज़ से वो दूर हट जाएं और आप ही की तरह जीवन में वो प्रगति प्राप्त करें। तो इसके लिए कोई मोटिवेशनल वो चीज़ें जो आपने फेस की है और उसके बाद में आप उससे परे गए हैं, बियॉन्ड द लिमिट्स गए हैं, वो थोड़ा सा बताएं सर। तो सर जो एक गाइडेंस की बात है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके दोस्त कैसे हैं। यदि आपके दोस्त है वो आपकी समान सोच रखने वाले हैं तो वो आपको अच्छी जगह ले जाएंगे। मेरे भैया है, मैं उनको भैया ही बोलता हूँ, दिनेश जी, अभी नीमराना में एसडीएम लगे हुए हैं। इसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईएएस आईपीएस है, उनका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मेरे को सिखाया बहुत सारी चीज़ें। और अपने दोस्त दीपेंद्र लांबा का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अभी भी स्ट्रगल में है बट उन्होंने मेरे को सक्सेसफुल बनाया है। माता पिता का तो खैर योगदान रहा ही है, उनको तो मैं हमेशा ही धन्यवाद देता रहूँगा। पर कुछ दोस्त हैं जिनको भूलना नहीं चाहिए। तो उन्हीं दोस्तों की बदौलत मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ये है कि गाइडेंस है वो आपको आपके साथ वाले ही देंगे। वो यदि सोशल मीडिया पे भी आपको मिलेंगे तो वो अच्छे ही दोस्त मिलेंगे जो आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो यही है कि अच्छी गाइडेंस है वो आपको आपके साथ वाले ही देंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। या फिर आप है तो किसी कोचिंग का कोई मेंटर ढूंढ सकते हो यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो। बट जो दोस्त है वो आपको बहुत अच्छे होने चाहिए, भले ही 2 हो, पर 2 है वो 2 लाख के बराबर होने चाहिए। थैंक यू सर। अब मैं चाहूँगा चित्र जी सर भी थोड़ा सा आए। और वो कहते हैं ना कि इतना सरल काम नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण बड़ा ये है कि गांव की पृष्ठभूमि में जब कोई बच्चा शरारतें करता है तो बड़ी जो उलाहना होती है ना, जो बड़े ताने होते ये है, वो ये होते हैं कि मार साहब थाकाड़ो, मार साहब थाकाड़ो।
तो भी परिस्थितियों, उस परिस्थिति से, उन परिभाषाओं से निकलते हुए आज जब कलेक्टर पोस्ट को क्रैक कर गया बच्चा, तब आपको कहते हैं तो अब गुरुजी कहेंगे ओ मखाड़ो। तो गुरुजी वो शिकायतें, वो शरारतें, फिर उनकी उलाहना, वो कंप्लेन को निपटाना, वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर, थोड़ा सा जितेंद्र के बारे में बताएं। जी सर, जितेंद्र प्रारंभ से ही नटखट था और ये पढ़ने में वैसे एवरेज ही बच्चा था। स्कूल इसको भेजते थे तो ये कुछ शिकायतें लेकर के आता था और रोज ही इसकी कॉपियों में नोट्स लिखे हुए आते थे कि कृपया अभिभावक बच्चे पर ध्यान देवें और इसका होमवर्क पूरा करवावें। और मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी जो बड़ी बहन थी रचना, वो इसकी मदद करती थी वहाँ पर होमवर्क करवाने में। और फिर वही है ना मेरे को आकर के कहती थी कि पापा ये होमवर्क नहीं करता है और मस्ती ज़्यादा करता है, खेलता है और कूदता है। तो मैंने कहा बेटा ये उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उन्हें अपने कैरियर से कोई मतलब नहीं होता है कि कैरियर क्या होता है, क्योंकि बचपन है वो खेलने कूदने के लिए ही होता है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर मैं थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगा, ये इतना सहज काम नहीं है। मुझे पता है कि बड़ा परिवार, चाहे बिटिया रचना हो, चाहे बिटिया उषा हो, चाहे जितेंद्र हो, चाहे छोटा लाडला बेटा मनोज हो, चार बच्चों को पालना, उनकी एजुकेशन में खर्च करना और उसके बाद में जितेंद्र को तैयारी के लिए बाहर भेज देना और ये कह देना कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक तेरे को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। फिर 4-5 प्रयास करना, ये सहज काम नहीं है। तो इसमें जो त्याग है, ये त्याग की प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली और इतना ये जो प्रेरणा है वो थोड़ा सा बताएं सर। देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि धैर्य के बिना कुछ नहीं होता। व्यक्ति को पेशेंस रखना चाहिए। हमें बच्चों को अवसर दें, क्योंकि जब चींटी भी ऊपर चढ़ती है और गिरती है, ऊपर चढ़ती है और गिरती है, फिसलती है, तो ये तो बच्चे हैं और बच्चों का ये स्वाभाविक रूप होता है कि वो खेलते कूदते, वैसे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो स्वयं पढ़ाई पर ध्यान देने लग जाते हैं, फिर वो अपने कैरियर की सोचने लग जाते हैं। मैंने खूब पैसा खर्च किया है इनके ऊपर और जो भी मैंने आज तक की कमाई की है वो सारे बच्चों पर ही खर्च की है। मैंने कोई विशेष रूप से कोई प्लॉट नहीं खरीदे हैं, विशेष रूप से मैंने कोई और गाड़ी नहीं खरीदी है। मैंने तो एक ही मन में धारणा कर रखी थी, भाई बच्चे हैं हमारे, वो निश्चित रूप से पढ़ें और आगे बढ़ें, उन्नति करें। पैसे तो और कमाए जा सकते हैं, बाकी बच्चों के ऊपर जो शिक्षा का खर्च करना है वो फिर बाद में नहीं किया जा सकता, बचपन में ही किया जा सकता है उनके ऊपर पैसे खर्च। तो मैंने यही सोच करके और सारे पैसे इन्हीं के ऊपर खर्च किए थे। मैंने अपने शौक भी है ना वो बंद कर दिए थे और सारे पैसे बच्चों के ऊपर इसीलिए खर्च किए, भाई बच्चे आगे जाकर के कुछ न कुछ बने और उन्नति करें, हमारा नाम रोशन करें। कितनी अच्छी बात कही है कि मैं जिंदगी गिरवे रख दूंगा तो कीमत बता मुस्कुराने की। और इसी परिभाषा को चरितार्थ करते हुए गुरुजी ने कहा मैंने मेरे शौक बंद कर दिए और बच्चों के शौक को पाला और बच्चों की जो इच्छाएं थी उनको पूरा करने में मैंने मेरी जिंदगी लगाई है। मैं देख रहा था सर, यहाँ की परिभाषाएं जिजोड़ जहाँ आपकी कर्मस्थली है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिजोड़ जो आपकी कर्मस्थली है, यहाँ के जिजोड़ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि स्कूल में सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले यदि कोई शख्स है तो वो चित्र जी गुरुजी है। मैं चाहूँगा सर, आपका बच्चा IAS बना है, निश्चित रूप से इसमें अप्रत्यक्ष ब्लेसिंग्स सबकी है। तो यहाँ के जो गार्जियंस हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके निमित्त को शब्द अपना जो संदेश है वो थोड़ा सा प्रेषित करें यहाँ के बच्चों के लिए। मैं यहाँ के बच्चों के लिए और यहाँ के अभिभावकों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को आप सोशल मीडिया से दूर रखें, बच्चों का खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। बच्चे आजकल के क्या होते हैं कि घर का खाना कम खाते हैं और बाहर का ये जो फास्ट फूड है वो ज़्यादा खाते हैं। फास्ट फूड है ना बच्चों को नहीं खाने दें, बच्चों को दूध और दही छाछ राबड़ी खाने का मौका दें। और बच्चे हैं तो उन पर निगरानी रखें कि उनकी संगत कैसी है। संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे की संगत खराब हो गई तो फिर बच्चा कभी भी ज़िंदगी में
कोई उन्नति नहीं कर सकता, कोई तरक्की नहीं कर सकता। अभिभावकों से मेरा यही निवेदन है कि बच्चों को मौका देवें। यदि वो फेल भी हो जाते हैं, यदि वो अपने जीवन में असफल भी होते हैं, तो फिर उन्हें एक बार आप मौका देवें, 2 बार मौका देवें। निश्चित रूप से फिर वो अपने आप ही सोचने लग जाएगा कि मैं घर वालों का काफ़ी पैसा बर्बाद कर चुका हूँ और अब मुझे है ना सही लाइन पकड़ लेनी चाहिए। मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा, देखो इस प्रकार के कार्यक्रमों से जब एक आईएएस क्रैक करने वाला बंदा जब बच्चों के बीच में जाता है तो बच्चों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। अमेरिका के और इंग्लैंड के जो उदाहरण है वो सब फीके पड़ जाते हैं जब इस प्रकार के कार्यक्रम अपने बीच में और अपनों के द्वारा संजोए जाते हैं। आने वाले दिनों में जब डीएम पोस्ट प्राप्त कर लेगा जितेंद्र, उसके बाद में भी हम तो चाहेंगे कि आप जितेंद्र जो है वो हमारे बीच में आए, तो उसके लिए थोड़ा सा आप हमसे वादा करें सर। बिल्कुल, मैं ये वादा करता हूँ कि जब जब भी इसको अवसर मिलेगा, आप ग्रामवासियों के द्वारा यदि मिलने के लिए बुलाएंगे और इसको समय मिलेगा तो ये ज़रूर समय देगा और ग्रामवासियों के लिए उपलब्ध रहेगा। कभी भी ये मना नहीं करेगा, क्योंकि ग्राम की पृष्ठभूमि से ही ये आता है और ग्राम की स्थिति ये अच्छी तरह से जानता है कि हमारे बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मोटिवेशन देने के लिए ज़रूर उपलब्ध रहेगा। ये निश्चित ही आपका बच्चा है और आप ही के बीच में रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में पुनः जितेंद्र जो आईएएस जिसने 412वीं रैंक प्राप्त की है उसके लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। और आइए अब आगे मैं माता जी से निवेदन करूंगा कि आप भी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, थैंक यू। और लीजिए, एक बेटी या बेटा की सफलता कमाए सबसे बड़ो रोल यदि कोई को है या जामवंत जी की भूमिका यदि कोई निभावे तो वह बच्चा या बच्ची की मम्मी जी है। आपने जितेंद्र जी की माता जी शांति देवी जी है। सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। अब बार जब कार्यक्रम हो रहे हो तो बेटा मैं देख रहे हो बार बार ते आंसू पूछ रहा, तो आंसू आबा को और पूछवा को थोड़ा सा राज बताओ। खुशी काई बात की खुशी? बहुत खुश मगर जी तुम बहुत ऊंची नौकरी लागो है ना, कलेक्टर बनो। ये देखिए, मैं और मेरा परिवार सब खुश है, ये मान लो। कलेक्टर तो आज बना है, लेकिन यूं पहली यदि बेटी और बेटो कोई और मुँह ले रहा है ना तो सौ ज्यादा उलाना यदि कोई मिला तो मान ही मिला है। मान साहब भी कई बार तन को नहीं कहता के देख ले छोरो 20 नंबर ले रहे हैं सिमो, तो भी टाइम भी 1200 ही मिले, 1100 ही मिले, दोनों साइड से मिले कि तो मां ने उनका पक्ष ले ले है, बात में पक्ष ले ले, मां पक्ष ले ले। हाँ। और अब जब बता देंगे ओढ़ मां सुनिया गालियां सुनी और आज जब ताना सुन रहे हो तो कहीं फीलिंग आ रही है? जी जी बड़ो ये देखे मम्मी तेरा नाम मैं करूँगा, मम्मी तेरा नाम मैं करूँगा। ठीक है भाई, क्या मनी करे लो, आपको लाड ले क्या नाम करो लो। बढ़िया है बेटा, ध्यान रख पढ़ाई में। जीतू का बारे में जब जीतू ओढ़मा ले रहे हो भाई, जैसे जेई में नहीं हुआ फिर उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी, कंपनी बंद कर ली, तो थाने क्या विश्वास होगा वो टावर क्यों नहीं क्यों बड़ो कर सी? मैं खुद मना करती हूँ भाई, तू टाल कर फालतू है ना, तो दुख पासी परेशानी हुई प्राइवेट वाला बहुत परेशान करे रात हर दिन कि ना तो तू तैयारी कर, पैसा मिलेगा से तैयारी तो कर। बस माँ को तो सही हो गया, मैं पैसा गढ़ाई दिया, लेकिन मैं पूछो नहीं भाई तो कम खर्चा, बिल्कुल भी कौन पूछो, पूछी भाई तो तैयारी कर। और मन विश्वास है हमारा चारी छोड़ तरफ, हमारा विश्वास मत तोड़ दीजिए कि मैं भी तारो विश्वास करना भी कौन तोड़ू, ये हमारा तुम कर ऊँची हुई है। तो माता जी के 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, 80 बेटा 4 बेटे बेटा मारा है ना, सबका ही। लेकिन बड़े विश्वास का नाम माता जी है। माँ चाहो थोड़ा सा यहाँ बताओ कि यहाँ कि अगर आपने मारवाड़ी उनका पूत का पक पालना नहीं दिखा हुआ है, मतलब छोटी उम्र में टापर जाएगा वो छोरो क्यों ना क्यों बड़ो कर सी, तो यहाँ की बातें बताओ जगह का मैं अपन लागे जगह का मैं थान याद होगा जनाड़े में तो टापर गोगा वो क्यों ना क्यों कर सी, बात बताओ भाई। बहुत शैतानी करतो पहले तो, हाँ। पर जिया समझ आई ना, जिया दिखे लगो भाई वो कोई ऊंची माले जॉब कर सी, कोई ऊंचो नाम कर सी, यहाँ ध्यान पड़ो। पर मैं पूछो ही नहीं भाई तू काई कर रही है, काई तैयारी कर रही है, लेकिन मन बता दियो भाई मम्मी मैं आ तैयारी करूँ, पर तू तारा बीच में राज रहना चाहिए। और मारा बेटा का अति बना है जति आगे धनी बार बेटा कौन बने, हर बात नहीं बता दी मन बता। तो बापू जी तो कलेक्टर चाहे हो थाने बेटो चाहे हो, तो बापू जी को अलग दे हो था को अलग दे हो। माता जी तो यहाँ बताओ कि जितेंद्र जब भी घर आते हो तो वो खाना के माए फिर कई चीज पसंद है? चूरमो दाल चूरमा पसंद है। हाँ। और किसी के दिल में उतरना है ना तो वह पेट से ही उतरा जा सकता है। और अब आज मन लगे कि माहू बटर कोई कौन समझ सके, आज मन लगे कि माता जी थोड़ी सी 1-2 बातें और बताओ जितेंद्र जी की। वास्तव में हर मम्मी लगे कि आपा ने भी शांति देवी जी बन रहा अपना टापड़ न पढ़ाना चाहिए, बताओ थोड़ी सी।
दाल चूरमा बना हर बार आते तो जितनी बार दाल चूरमा बनाती और खाते और बाकी को साथ में पे कर देती। मम्मी हमारा दाल चूरमा बना दी, हमारा दोस्त आता ही भेज दी, ठीक है दोस्त आता ही भेज देती। और दही मिर्च बढ़िया लाग बाजरा की रोटी बढ़िया लगती। देसी खाना, देसी रहना, देसी पहनना, देसी बोलना है। बस बढ़िया घी डाल देती, गाय को गाय रात तक रहा और गाय अभी भी है। बाजरा रोटी बनाई बढ़िया चौपड़ देती, हरी मिर्च बना देती, खा लेते बढ़िया। ये सारी बातें मैं तो फिर से कहूँगा कि सफलता के 10 बाप होते हैं, लेकिन सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है ये कोई मम्मी पापा से त्याग के बारे में पूछे। मैं यहाँ सुनिए कि 5 साल तक जितेंद्र घर ही बनाए हो, जब मैंने एग्जाम में आई ना तो 5 साल तक बारह ही रही हो, तो भी टाइम तक क्या डील करता है कि माँ को तो टापड़ती पेट बड़ा ही है। देखो पापा तो सुता सुता नींद गाड़ता, अंदर हाथ में रोती और 8:30 बजती या 9 बजती ना मारो डेली 2 दिन छोड़ तो काम होगा। आज अपा जी तू फोन कर तो बात करनी तो करती बस इनके तो मम्मी तू रोएगा तई रो मगर तू नहीं आवे ना मन आवड़े पनी तो खटे खाणो खायो कल करो भूख है या किसी है मम्मी मैं मुझे टिप्पणी हूँ आई बात के तो मैं से थैंक यू। और आइए अब मैं कार्यक्रम के इस अपने वीडियो के अंत में मैं चाहूँगा जिनकी वजह से मैं आज ये कार्यक्रम कर पाया और आज इस मंच पे चित्र जी गुरुजी को, मम्मी जी को और जितेंद्र जी को लेके आया। मैं चाहूँगा पीओ सर, बजरंग जी गुरुजी आए और जो कि मेरे आइडियल गुरुजी रहे हैं और इनका बहुत प्यार स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ में रहा है। मैं चाहूँगा सर जितेंद्र की इस उपलब्धि के लिए आप उसको और आपके तो क्योंकि कलीग रहे हैं चित्र जी सर, उनको पूरे परिवार को पीओ के नाते और एक दोस्त होने के नाते जो है वो अपने शब्द प्रेषित करें। आदरणीय गुरुजी बजरंग जी लोहरा सर। धन्यवाद सोहन जी। जितेंद्र का आईएएस में सिलेक्शन होना और प्रॉपर आईएएस यानी कलेक्टर पोस्ट पे चयन होना हमारे विद्यालय परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। चित्र जी सर हमारे स्टाफ साथी है, कई वर्षों से हम साथ साथ यहाँ रह रहे हैं। इनके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूँ और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जितेंद्र उत्तरोत्तर अपने क्षेत्र में, प्रशासकीय क्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त करता रहे और बहुत अच्छा कार्य करके और इस क्षेत्र का नाम रोशन करे, ताकि हम भी ये कह सके कि हमारे साथी चित्र जी सर का लड़का जो कलेक्टर पद पे है और बड़ा शालीन, बड़ा व्यवहारिक और बहुत ही अच्छा है, जिसका सिलेक्शन चौथी बार में ऊपर वाले ने प्रॉपर आईएएस भी किया है। एक बार मैं फिर इनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं और सोहन जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। रामकिशन जी सर को और स्टाफ साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतने समय तक यहाँ विद्यालय में रुके, कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया, इनका मान और सम्मान किया। उसके लिए एक बार पूरे स्टाफ साथियों को और जितेंद्र को और उनकी माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। और मेरा अंतिम प्रयास कि जितेंद्र जी कुमावत का ये जो सफरनामा है आपके लिए पाथेय का काम करें, आपके लिए प्रेरणा का काम करें। और लीजिए मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा वीडियो कंक्लूड करूँगा कि जहाँ भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे, जहाँ भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे, किसी दिए का अपना कोई मकान नहीं होता। एक बार पुनः आप इस वीडियो से प्रेरणा लें और आपको लगे कि ये प्रेरणास्पद वीडियो है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।